aspirants, welcome to the YouTube channel of FT Plus Academy for Civil Services. In this class, we are going to cover the important news from the PIB month of March. We will cover the news under the heading of General Studies 1, General Studies 2, General Studies 3, and booster dose, under which we will cover news in brief. So let's start our discussion. Under GS1, our first topic is Sangeet Natak Academy. So recently, the President of India presented Sangeet Natak Academy Award. इस अवार्ड के अंदर जो विनर्स थे उनको एक तामपत्र दिया गया और 1 लाख का कैश प्राइज दिया गया. तो देखते हैं हम लोग संगीत नाटक एकेडमी के बारे में. तो द संगीत नाटक एकेडमी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मौलाना अबुल कलाम आजाद इन 1952. He was the first education minister of India. The chairman of Sangeet Natak Academy is appointed by the President of India. The main function of Sangeet Natak Academy is to promote performing art through organizing workshop, providing grants, advising cultural policies at India and global level. In short, the main objective of Sangeet Natak Academy is to preserve and promote performing art of India at domestic and global level. Recently, Sangeet Natak Academy ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, कला दीक्षा इनिशिएटिव. It is a mentorship program like गुरु शिष्य ट्रेडिशन, based on गुरु शिष्य ट्रेडिशन, जिसके थ्रू जो इंडिया के क्लासिकल आर्ट्स है उनको प्रमोट किया जाएगा, उनको न्यू जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को सिखाया जाएगा, जिससे कि इंडिया का जो आर्ट है, इंडिया का जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है, जो इंडिया का जो कल्चर है, जो हेरिटेज है, वो प्रिजर्व भी हो सके और प्रमोट भी हो सके. सो दीज आर सब इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म इन इंडिया. फॉर एग्जाम्पल, कथक एंड रास लीला फ्रॉम उत्तर प्रदेश, चाउ फ्रॉम वेस्ट बंगाल, जाट जाटनी फ्रॉम बिहार, लवनी फ्रॉम महाराष्ट्र, यक्षगना फ्रॉम कर्नाटका. So our next news is about महिमा कल्ट. रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक फंक्शन अटेंड किया था जहां पर उन्होंने महिमा कल्ट के बारे में कुछ बातें कही थी. फॉर एग्जांपल कि महिमा कल्ट के बारे में, उनके हिस्ट्री के बारे में, उनका इंपॉर्टेंस के बारे में, उनका कंट्रीब्यूशन के बारे में इन्होंने कुछ कहा था. ठीक है, तो दिस इज इन न्यूज महिमा कल्ट. सो एज वी नो दैट हिंदुज्म के अंदर बहुत सारे सेक्शन होते हैं. देयर आर मेनी सब सेक्शन अंडर द हिंदुज्म, और अदर रिलीजन के अंदर में भी, सभी रिलीजन के अंदर में कुछ ना कुछ सब सेक्शंस होते हैं. उसी टाइप से हिंदुज्म के अंदर में भी क्या है कि हमारा एक कल्ट है, महिमा कल्ट. तो महिमा धर्म और महिमा कल्ट, ऑल्सो नोन एज महिमा पंथ, इज अ हिंदू सेक्ट प्रैक्टिस इन उड़ीसा एंड नियर बाय स्टेट. तो महिमा कल्ट इज प्रैक्टिस नियर इन उड़ीसा और इन नियर बाय स्टेट. इट इज अ सब सेक्शन ऑफ हिंदुज्म. इट वॉज फाउंडेड बाय महिमा स्वामी इन द 19th century. अब सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है महिमा कल्ट का आर्किटेक्चर का, क्या कि जैसे क्या होता है कि हम लोगों ने देखा है क्या कि टेंपल के बाहर हम लोग स्टैचू देखते हैं जिसको हम लोग टेंपल गार्ड बोलते हैं. टेंपल गार्ड, टेंपल के मेन गेट के बाहर एक स्टैचू होता है जिसको हम लोग टेंपल गार्ड बोलते हैं. तो महिमा कल्ट के जो टेंपल्स होते हैं ना, महिमा टेंपल जो होते हैं, उनके गेट कीपर या फिर जो टेंपल के बाहर जो स्टैचू होते हैं, उस स्टैचू में सरपेंट को देखा गया है जो कि गॉड विष्णु से रिलेट करता है. तो 7 हेडेड स्नेक सरपेंट को देखा गया है महिमा टेंपल के गेट कीपर के तौर पे स्टैचू पे. इनका कोर बिलीफ क्या है कि व्हाट आर देयर आइडियोलॉजी, उनका आइडियोलॉजीज क्या है, बिलीफ सिस्टम क्या है. तो दे बिलीव इन वन गॉड. उनके अकॉर्डिंग एक ही गॉड है दुनिया में. कौन? अलीक. अलीक, वन गॉड. देयर इज ओनली वन गॉड जो कि फॉर्मलेस है और ओमनी प्रेजेंट है. They rejected the caste system. They rejected the caste system. They are against idol worship. They are tolerant people. They are strictly follow their moral principles. They are vegetarians. They don't consume meats. They follow a simple lifestyle. For example, like a Buddhist monk, जैसे वैंडरिंग करके एक टाइप से भिक्षा मांगना, सेलिबेसी को फॉलो करना. तो ये इनका भी कॉमन प्रॉपर्टी है जो बुद्धिज्म के साथ मैच करता है. देन डेली रिचुअल्स, प्रेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनके डेली रिचुअल्स में. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अटेंडेड द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ ब्रह्मा कुमारीज इन उड़ीसा.
सो ब्रह्मा कुमारीज है क्या? सो इट इज ए स्पिरिचुअल मूवमेंट ओरिजिनेटिंग इन 1930s। 1930s के टाइम में एक स्पिरिचुअल मूवमेंट हमारे कंट्री के अंदर स्टार्ट हुआ था, जिसका मेन मोटिव क्या था? पीस एंड हार्मनी प्रमोट करना कंट्री के लिए। इट वॉज फाउंडेड बाय लेखराज कृपलानी इन हैदराबाद, जो कि एट प्रेजेंट पाकिस्तान का पार्ट है। द फाउंडर वॉज लेखराज कृपलानी। इनका मेन मोटिव, इनका मेन आइडियोलॉजी क्या है? इनका मेन आइडियोलॉजी ये है कि जो ह्यूमंस के अंदर सोल जो है, कहीं ना कहीं ह्यूमन बॉडी में सोल जो है कैप्चर्ड है, ठीक है। तो हमारे सोल, हमारा मेन मोटिव क्या है कि वो सोल एक टाइप से वापस अपने स्टेट ऑफ प्योरिटी, मतलब भगवान के साथ मेल हो जाए, मतलब आत्मा का परमात्मा से मेल हो जाए। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो ह्यूमन बॉडी के अंदर सोल सोल है, हमारा आत्मा जो है वो कहीं ना कहीं कैद है, ठीक है। आफ्टर डेथ वो आत्मा जो है परमात्मा से मिलेगी, तब जाके हमारा आत्मा आजाद होगा। तो ये इस थ्योरी पे बिलीव करते हैं। रिजेक्टेड द कास्ट सिस्टम एंड एम्पावर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने बहुत काम किया, इसलिए ज्यादातर जो मेंबर्स है ब्रह्मा कुमारी के वुमेन ही है। दे रिजेक्टेड द कास्ट सिस्टम, और जो भी मतलब दुनिया की जो बाकी कॉमन ये चीजें तो बहुत कॉमन है सभी रीजन के अंदर, क्या कि दुनिया के अंदर वही लोभ मोह माया टाइप का चीज जो है उसको मेडिटेशन के थ्रू आप ओवरकम कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल, मेडिटेशन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ स्टाइल। डेली स्टडी मुरली, मतलब क्या कि भगवान के साथ, सुप्रीम गॉड के साथ कैसे अपने सोल का डायरेक्ट कनेक्शन किया जा सके, कैसे प्यूरिफाई किया जा सके, इसलिए वो लोग डेली मुरली ऑर्गेनाइज करते हैं। सेलिब्रेसी ये लोग फॉलो करते हैं। वेजिटेरियन सात्विक डाइट फॉलो करते हैं, ठीक है। और जैसे जैनिज्म के अंदर क्या होता है कि हमारा दे वियर द व्हाइट क्लॉथ, तो सेम वियरिंग व्हाइट क्लॉथ बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम व्हाइट क्लॉथ इज अ सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड पीस। रिसेंटली इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सस्टेनेबल यौगिक एग्रीकल्चर। इन्होंने इनिशिएटिव के अंदर क्या कि योगा प्लस मेडिटेशन प्लस हमारा नेचुरल प्रोसेस का यूज करके इन्होंने एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर मेथड को अडॉप्ट किया है, जिसके थ्रू वो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया है, और जिससे कि प्रोडक्शन भी हमारा इंक्रीज होता है, प्लस हमारा जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है सॉइल का वो भी हमारा हार्म नहीं होता है। तो दे स्टार्टेड अ सस्टेनेबल योगिक एग्रीकल्चर। दिस ऑर्गेनाइजेशन होल्ड्स अ कंसल्टेटिव स्टेटस विद द यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। मतलब यूनाइटेड नेशंस का जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स है, उनका एक ग्रुप होता है, कोर कमिटी होता है। उस कोर कमिटी के अंदर क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं कंसल्टेट किया जाता है जिनसे पॉलिसी बनाने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो यूनाइटेड नेशन के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स है, उस बॉडी के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ब्रह्मा कुमारीज है वो एक कंसल्टेटिव स्टेटस को उनको मिला हुआ है वहां पे। नेक्स्ट न्यूज इज, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बुद्धिज्म के कॉन्टेक्स्ट में इन दोनों का नाम को हाईलाइट किया था, अरहंत श्री पट्टू एंड अरहंत महा मोगलाना। दीज टू आर द बुद्धिस्ट मॉन्क। ये मतलब बहुत ही फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क है, यहाँ तक कि इनको गौतम बुद्धा का लेफ्ट एंड राइट हैंड भी कहा जाता है। टू चीफ डिस्पल ऑफ बुद्धा, considered as Buddha's right hand and left hand. They played a vital role in Buddhism ministry, leading to teaching other, मतलब इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए। अब अरहंत श्री पुट्टू, अब क्या होता है, एज वी नो दैट कि बुद्धिज्म के अंदर क्या होता है, एक ट्रेडिशन होता है, क्या कि जब बुद्धिज्म के अंदर गौतम बुद्धा का डेथ हुआ था, आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, उनका जो रेलिक्स था, उनके रेलिक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया अलग अलग जगह पे, और जहां जहां उनके रेलिक्स को रखा गया वहां पे स्तूपा बनाया गया है, ठीक है। जहां जहां गौतम बुद्धा के रेलिक्स को रखा गया, वहां वहां उसके ऊपर स्तूपा बनाया गया। सेम आफ्टर द डेथ ऑफ अरहंत श्रीपट्टू, इनके रेलिक्स को श्रावस्ती, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश ले गया गया। द रेलिक्स ऑफ अरिहंत श्रीपट्टू वॉज प्लेस्ड एट श्रावस्ती, और उसके ऊपर एक हमारा मोनेस्ट्री बनाया गया, जीतावना मोनेस्ट्री। तो जीतावना मोनेस्ट्री इन श्रावस्ती उत्तर प्रदेश वॉज बिल्ड ऑन द रिमेन्स ऑफ अरहंत श्रीपट्टू। और अरहंत महामोगलाना, जो उनका जो रिलिक्स था, उनके रिलिक्स के ऊपर वेलुवाना मोनेस्ट्री बनाया गया राजगिरा के अंदर। सो नेक्स्ट न्यूज इज लेपिडोपेट्रा।
रिसेंटली जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक बुकलेट रिलीज किया है जिसके अंदर लेपिडोपेट्रा के जो स्पीसीज है उनका ग्लोबल में कितना, मतलब उनका स्पीसीज कितना है, इंडिया के अंदर कितना, एक कंपैरिजन करके एक स्टडी रिलीज किया गया है। तो लेपिडोपेट्रा है क्या? एज वी नो दैट इंसेक्ट जो होते हैं ना बहुत टाइप के होते हैं। तो लेपिडोपेट्रा इज ए ऑर्डर ऑफ विंग्ड इंसेक्ट दैट इंक्लूड्स बटरफ्लाइज एंड मोथ। तो क्या लेपिडोपेट्रा आर स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स जिनका की विंग्स होता है, पंख होता है, जैसे बटरफ्लाई हो गया, तितली हो गया, मोथ हो गया, ठीक है। अप्रोक्स दे आर द सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्डर, मतलब इंसेक्ट के स्पीसीज के अंदर क्या होता है कि जो भी वर्ल्ड के अंदर जितने भी स्पीसीज मिलते हैं उसमें से सेकेंड लार्जेस्ट है हमारा लेपिडोपेट्रा का स्पीसीज। So what we need to remember that Lepidoptera are the winged insects जो कि उड़ सकते हैं, जिनका पंख होता है। So what is the difference between moth and butterflies? डिफरेंस ये होता है, जो मॉथ होता है ये जब रेस्ट पोजीशन पे होता है तो अपने विंग्स को ओपन करता है, इस टाइप से विंग्स को ओपन है। बट जो बटरफ्लाई होता है वो जब रेस्ट पे रहता है, नॉर्मली सीटे बैठा रहता है, तो उसका विंग्स जो होता है क्लोज होता है। तो एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है मॉथ और बटरफ्लाइज के बीच में। तो in this particular news we need to remember that Lepidoptera are the winged insect जिनके पंख होते हैं। This section was in news section 49M of the Wildlife Protection Act 1972। Recently गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है, रूल्स रिलीज किया है, जो कि सेक्शन 49M के थ्रू बनाया गया है। अब है क्या, इन सिंपल वर्ड में हम लोग समझते हैं क्या। इन 2022 गवर्नमेंट अमेंडेड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और उसके अंदर एक आर्टिकल, एक सेक्शन को इंक्लूड किया था 49M। 49M इस सेक्शन के थ्रू ये इंश्योर किया गया, ये कंपलसरी बना दिया गया क्या कि अगर आपके पास कोई इंपोर्टेड या एक्सोटिक वैरायटी के कोई भी एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो कि या तो इंपोर्टेड हो या फिर बहुत ही रेयर वैरायटी के हो, ठीक, तो आपके पास एज अ ओनर इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको रजिस्टर्ड करें। यहां तक कि अगर आप उसको बाय करते हो, आप इंपोर्ट करते हो, आप कहीं से खरीदते हो तो आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। आप उसको सेल करते हो तो आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। इवन उन एनिमल्स के जो चाइल्ड होंगे, जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे, उनको आप किसी को बेचते हो तब भी आपको पोर्टल पे जाके रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब अंडर द सेक्शन 49M ऑफ द वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1972 इट इज compulsory to register the position, transfer, birth, reporting of death of the animals, जो कि शेड्यूल 4 के अंदर है, ठीक है, और साइट्स के लिस्ट के अंदर है। साइट्स एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसके अंदर ये इंश्योर किया गया है क्या कि जो भी रेयर एनिमल्स है, ठीक ना, उनका जो या एनिमल्स है उनका जो ट्रेडिंग होता है, उन ट्रेडिंग के कारण उन एनिमल्स का जो स्पीसीज है उसको हार्म ना हो, उनका पॉपुलेशन इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो साइट्स एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। तो मतलब क्या साइट्स के लिस्ट के अंदर और प्लस हमारा जो इंडिया के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके शेड्यूल 4 के अंदर जो जो एनिमल्स का लिस्ट दिया हुआ होगा, जो जो एनिमल का लिस्ट दिया गया होगा, उन सारे एनिमल्स को अगर कोई इंसान खरीदता है, बेचता है, ट्रांसफर करता है, या फिर उनके ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं या उनका डेथ हो जाता है, ठीक है, तो उनके इंफॉर्मेशन, जो उनके बारे में इंफॉर्मेशन को उस पर्सन को, उस ओनर को जाके गवर्नमेंट के एक पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा पोर्टल है, तो परिवेश 2.0 पोर्टल। द ओनर of the import the owner of the animal has to visit the परिवेश पोर्टल। इट इज ऑनलाइन पोर्टल जहां पे जाके उसको रजिस्टर करना पड़ेगा क्या कि हाँ मेरे पास ये एनिमल था, ठीक ना, मैंने इसको यहाँ से खरीदा, इतने में खरीदा, उसके बाद इसका ट्रांसफर इसको किया, इसका बर्थ ये हुआ, इसके ऑफ स्प्रिंग्स हुए, इसका डेथ हो गया, ठीक है। मतलब जैसे ह्यूमंस का पूरा डेटा अपडेट किया जाता है, सेम उसी टाइप से इस सेक्शन के अंदर गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है क्या कि जो एनिमल्स है, खासकर जो साइट्स के लिस्ट के अंदर और शेड्यूल 4 के अंदर है, उनके उन सारे एनिमल्स का एक डेटा मेंटेन किया जा सके। तो ये ओनर के ऊपर ये कंपल्सरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, ठीक, कि वो जाके इस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करे और अपडेट करते रहे चीजों को। अब इसके बारे में दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या, नोटिफिकेशन तो अभी रिलीज हुआ है हाल, तो गवर्नमेंट ने ये बोला है क्या नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद 6, अगर मान लो कि एट प्रेजेंट आपके पास कोई, मान लो कि अभी अप्रैल
2024, मान लो अप्रैल 2024 में गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक। तो अब क्या है ना कि अब 6 मंथ के अंदर मान लो कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास ऑलरेडी ये सब वैरायटी के एनिमल्स होंगे, तो उनको 6 मंथ का टाइम मिलेगा कि आप जाकर अपना एक बार जो पहले का आपका एनिमल्स था उसके बारे में रजिस्ट्रेशन करवाओ, और प्लस अगर मान लो इस डेट के बाद अगर आप न्यू लेते हो या फिर न्यू बाय करते हो या फिर उसके साथ न्यू डेथ होता है, न्यू न्यू रजिस्ट्रेशन हो गया, न्यू ऑफ स्प्रिंग्स हो गया, तो 30 डेज के अंदर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। मतलब पहले से है तो 60 डेज का टाइम मिलेगा, और अगर आपको नोटिफिकेशन के बाद आपने लिया तो 30 डेज के लिए अंदर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक। ये सब कहाँ करना पड़ेगा? परिवेश पोर्टल। तो परिवेश पोर्टल क्या है? एक मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने इस पोर्टल को रिलीज किया था। इसका मेन मोटिव क्या था कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस और मॉनिटरिंग के लिए पोर्टल यूज होता है। तो ये था इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज GS1 के अंदर। GS2 के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है वो हम लोग देखते हैं। छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट अंडर महतारी वंदना योजना वहां की मैरिड वुमेन को, जिनका एज मिनिमम 21 के ऊपर वाले एज मैरिड वुमेन को, वहां की गवर्नमेंट 1,000 रुपीज पर मंथ देगी, ठीक। और गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है क्या कि ये जो स्कीम का बेनिफिट था क्या मैरिड वुमेन के लिए, महतारी वंदना योजना, जिसके अंदर 1,000 रुपीज दिया जाएगा, इसको विडो को भी दिया जाएगा। इसको एक्सटेंड किया गया विडो के लिए भी, डाइवोर्सी के लिए भी, डेजर्टेड वुमेन के लिए भी, जिससे कि सोसाइटी के अंदर एक इंक्लूसिव इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सके, और जो वुमेन्स है जो कि बहुत ही सोशियो इकोनॉमिक बहुत ही मार्जिनाइज हो चुकी है, उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक नेशनल लेवल पे एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट, जिससे कि गवर्नमेंट ये पता लगाना चाहती थी कंट्री के अंदर जो फंडामेंटल लर्निंग्स है, फंडामेंटल लिटरेसी है, कैसा है इंडिया के अंदर। तो अब ये जो गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट, FLNET, ये ऑर्गेनाइज किया था गवर्नमेंट ने उल्लास इनिशिएटिव के अंदर, उल्लास इनिशिएटिव के अंदर। तो अंडर द उल्लास इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज ऑर्गेनाइज फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट। अब इसका एम क्या है? उल्लास इनिशिएटिव का एम क्या है? इसका एम क्या है? टू इम्प्रूव लिटरेसी रेट। इंडिया के अंदर लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करना। कैसे इम्प्रूव करना? कि इंडिया के अंदर लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करना, लाइक एग्जांपल जो बेसिक लर्निंग होता है, जो फाउंडेशन लर्निंग होता है, उसको प्रमोट करना। ना उल्लास ने ये जो FLNET टेस्ट ऑर्गेनाइज किया, अगर मान लो कोई स्टूडेंट एग्जांपल ये FLNET टेस्ट क्लियर करता है, पास करता है, तो उसको फिर NIOS की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ फाउंडेशन लर्न लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल। इनिशिएटिव के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट ऑर्गेनाइज किया। जो भी उस टेस्ट को क्लियर करेगा उसको NIOS से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उल्लास इनिशिएटिव क्या है? उल्लास इनिशिएटिव का मेन मोटिव क्या है कि 15 ईयर्स के ऊपर जो भी एडल्ट है, 15 ईयर्स के ऊपर जो भी चाइल्ड है, या फिर 15 ईयर्स के ऊपर जो भी लोग हैं, अगर उनका बेसिक एजुकेशन या फाउंडेशन लर्निंग नहीं हो हुआ है, जिन्होंने फॉर्मल स्कूलिंग मिस कर दिया, उनको एक टाइप से उनके बीच में एजुकेशन को प्रमोट करना है, ठीक है। जिसका भी एजुकेशन को प्रमोट करना है, उनके अर्थमेटिक का नॉलेज देना है, सिर्फ लिटरेसी तक लिमिट नहीं रहना है। उल्लास इनिशिएटिव के अंदर गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट लिटरेसी रेट दैट रीच एवरी सिटीजन एज 15 साल के ऊपर के जो भी लोग हैं उनको लिटरेसी प्रोवाइड करवाना, जिन्होंने अपना स्कूल मिस कर दिया था किसी रीजन से। इसके अंदर डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करना, फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करवाना, इंडिविजुअल को एम्पावर करना जिससे कि वो लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो सके और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सके। नेक्स्ट इज भाषा नेट पोर्टल। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के साथ मिलकर भाषा नेट पोर्टल लॉन्च किया है। अब इस पोर्टल का क्या है? अब देखो क्या होता है, जैसे हम लोग गूगल यूज करते हैं, ठीक। तो गूगल में क्या होता है, हम लोग सर्च करते हैं, बट गूगल के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, या तो हम इंग्लिश में सर्च कर सकते हैं या हिंदी में सर्च कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सर्च इंजन के साथ लिमिटेशन हो जाता है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक पोर्टल लॉन्च किया, भाषा नेट पोर्टल, जिसका मेन मोटिव क्या होगा? to it provide users to access digital services and content in their preferred languages। मतलब जिस लैंग्वेज के अंदर वो चाहे, उस मतलब उसके अंदर लिस्ट दिया हुआ है बहुत सारे लैंग्वेजेस का, आप जिस लैंग्वेज में चाहे
उस लैंग्वेज में सर्च करके यू कैन जनरेट द कंटेंट, मतलब वहां से आप कंटेंट दे सकते हैं। वहां पे आप अपने अपने जो लैंग्वेज आप प्रेफर करते हैं, जो लैंग्वेज आपको ठीक लगता है, जो लैंग्वेज से आप यूज टू है, उस लैंग्वेज में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना। इट इज अ सेंट्रल रिपोजिटरी जहां पर आपको अपने प्रेफर्ड लैंग्वेजेस में इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो ये जो पोर्टल लॉन्च हुआ, इसका मेन थीम क्या था? भाषा नेट इम्पुटस टुवर्ड्स यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। जिस जिससे कि हर टाइप के लैंग्वेजेस को, हर टाइप के लोगों को अपने स्क्रिप्ट में, अपने लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन मिल सके, जिससे सोसाइटी के अंदर एक इंक्लूसिव सोसाइटी या फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सके। Committee on Simultaneous Election, led by the former President Ramnath Kovind, submitted the report to President of India. तो इस कमिटी ने जो रिपोर्ट अपना सबमिट किया है ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शन और वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो उसका इसके रिकमेंडेशन के अंदर क्या क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। तो की रिकमेंडेशन का जो रिकमेंडेशन था उनका ये था, इन द लॉन्ग टर्म इंडिया को कहाँ मूव करना है। हमारा यूनियन इलेक्शन है जिसको हम लोग लोकसभा इलेक्शन बोलते हैं, स्टेट इलेक्शन और लोकल इलेक्शन। लॉन्ग टर्म गोल क्या है कि तीनों हमारा एक साथ हो जाए, लेकिन वो एक साथ करवाना पॉसिबल है नहीं। इसीलिए इन्होंने इस कमिटीज के अंदर जो रिकमेंडेशन दिया है, दे रिकमेंडेड टू फेज प्रोसेस, टू स्टेज प्रोसेस। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा कि इन द फर्स्ट स्टेज वी नीड टू इंश्योर दैट कि जो असेंबली इलेक्शन है, स्टेट इलेक्शन, वो हमारा जो लोकसभा इलेक्शन होता है उसके आसपास हो जाए, उसके साथ हो जाए। मतलब क्या? फर्स्ट वी विल इंश्योर दैट द साइमल्टेनियस इलेक्शन ऑफ असेंबली विथ लोकसभा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेज पे क्या होगा हमारा? द सेकेंड स्टेज प्रपोज जनरल इलेक्शन। मतलब क्या कि फर्स्ट स्टेज में हमें ये इंश्योर करना है क्या कि जो असेंबली का इलेक्शन है प्लस स्टेट इलेक्शन जो है हमारा, स्टेट इलेक्शन प्लस हमारा लोकसभा का इलेक्शन एक साथ हो जाए। देन स्टेज टू क्या कहा गया? स्टेज टू में ये बोला गया क्या कि ये इलेक्शन एंड होने के बाद नेक्स्ट 100 डेज के अंदर कंट्री के अंदर जो भी लोकल इलेक्शन है वो इंश्योर किया जा सके, वो खत्म किया जा सके, ठीक है, मतलब वो कंडक्ट करवाए जा सके। या फिर जो जो भी इलेक्शन साइकिल होता है कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर एंड हो जाए, और जो गवर्नमेंट को जो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट फेस करना पड़ता है, सिक्योरिटी कंसर्न्स रेज करना पड़ता है, और इलेक्शन मोड में हमेशा रहना पड़ता है, उससे एक टाइप से, और जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का इंक्रीज होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक्सपेंडिचर हो गया, मैन पावर हो गया, मनी पावर हो गया, और जो रिसोर्सेज हो गया, वो सब को कहीं ना कहीं सेव किया जा सके। तो एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ये था। बट द क्वेश्चन इज दैट कि बहुत सारे स्टेट्स में हम लोगों ने देखा है क्या, जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है वो 5 इयर्स के पहले ही अपना मैच्योरिटी खो देती है बिकॉज ऑफ सम रीजन, या फिर कुछ मेंबर्स ने रिजाइन दे दिया, या कुछ सब जो पार्टी कोलाइजन के अंदर थी उन्होंने अपना सपोर्ट वापस ले लिया, जिसके कारण क्या होता है कि वो जो गवर्नमेंट होती है स्टेट की या यूनियन की, वो गवर्नमेंट 5 ईयर के पहले ही गिर जाती है, वो अपना टर्म पूरा नहीं कर पाती है। तो अगर मान लो ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेगा तब तो आज हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन के अंदर हम लोग इंप्लीमेंट कर लेंगे, लेकिन अगर मान लो कि ये प्रॉब्लम जो रहा हमें तब भी फेस करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट अपना टर्म पूरा नहीं करेगी, तब क्या होगा? तब तो फिर अभी की जैसा सिचुएशन हो जाएगा क्या? क्योंकि हमें पता है क्या कि कोई भी गवर्नमेंट मान लो 5 ईयर के लिए इलेक्ट हो रही है, ठीक है। अगर मान लो कि 3 ईयर के बाद ये गवर्नमेंट अपना मेजोरिटी खो देती है, तो आफ्टर 3 इयर्स न्यू इलेक्शन कंडक्ट किया जाएगा, और उस न्यू इलेक्शन के लिए अंदर जो विनर पार्टी होगी अपना जो गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, वो गवर्नमेंट नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए फॉर्म करेगी, ठीक है। तो मतलब क्या कि 5 साल का बदला क्या हो गया, ये अब एक्सटेंड हो गया हमारा टाइम पीरियड इलेक्शन साइकिल। सो ये प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था ये कमिटी के सामने, क्योंकि अगर इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व नहीं किया तो आज हम वन नेशन वन इलेक्शन के अंदर ये चीज पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर देंगे, या फिर इसका ये इनिशिएटिव को हम लॉन्च कर देंगे, लेकिन आफ्टर सम टाइम सिचुएशन फिर ऐसी हो जाएगी। इसके सॉल्यूशन के लिए उन्होंने ये चीज बताया क्या कि हम एक काम करते हैं क्या कि 5 इयर्स के टर्म के अंदर, 5 इयर्स के टर्म में जो गवर्नमेंट इलेक्ट होती है, जो गवर्नमेंट का टर्म होता है 5 इयर्स का, तो मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई गवर्नमेंट है, उसने 3 इयर्स के अंदर अपना मेजोरिटी खो दिया, ठीक है। अब क्या है, 3 इयर्स के बाद उन्होंने अपना मेजोरिटी खो दिया, तो अब जो न्यू गवर्नमेंट जो फॉर्म होगी वो 5 इयर्स के लिए नहीं होगी, वो क्या होगी, सिर्फ 2 साल के लिए होगी, जिससे कि ये 3 + 2 5 हो सके, और हमारा जो साइमल्टेनियस इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा कंटिन्यू रह सके। मतलब क्या, अभी तक होता क्या है हमारा कि जो कोई भी गवर्नमेंट इंडिया में अपॉइंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, वो 5 इयर्स के लिए होती है, इनका टर्म क्या होता है, 5 इयर्स का होता है, ठीक है।
तो इस कमेटी ने रिकमेंड ये दिया है कि मान लो किसी रीजन से वो गवर्नमेंट अपना टर्म पूरा नहीं कर पाती है, अगर किसी रीजन से वो गवर्नमेंट अपना टर्म पूरा नहीं कर पाती है, तो उस गवर्नमेंट को, जो जो गवर्नमेंट अपना पावर खो देगी, मेजोरिटी खो देगी, और उसके बाद जो इलेक्शन होगा, तो आफ्टर द न्यू इलेक्शन जो न्यू गवर्नमेंट आएगी, वो न्यू गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ रिमेनिंग पीरियड के लिए ही रहेगी। इन केस ऑफ हंग असेंबली और लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस in ruling party, election would be conducted election would be conducted for the remaining tenure of the 5 years, जिससे कि वो 5 years जो है वन नेशन वन नेशनल कॉन्सेप्ट जो है वो इनिशिएटिव को मेंटेन किया जा सके। बट इसके लिए क्या है कि प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि न्यू गवर्नमेंट जो आएगी वो अपना 5 ईयर का टर्म को छोड़ के 2 ईयर में क्या एक्सेप्ट करेगी कोई भी स्टेट गवर्नमेंट? तो स्टेट्स को मनाना या फिर स्टेट्स को एग्री करना बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये पर्टिकुलर चीज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी करना पड़ेगा, वो भी हाफ ऑफ द स्टेट के साथ। तो स्टेट गवर्नमेंट को एग्री करना इज अ बिग चैलेंज, बिकॉज जो न्यू गवर्नमेंट आएगी वो सिर्फ रिमेनिंग पीरियड के लिए ही रहेगी। अब वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसके पीछे क्या रैशनैलिटी दिया जाता है, उसकी सपोर्ट में क्या क्या तर्क दिया जाता है, क्या कहा जाता है उसके सपोर्ट में? फर्स्ट, इट विल इनहेंस गवर्नेंस एफिशिएंसी। बिकॉज अभी क्या होता है कि इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन है, फिर सेंट्रल इलेक्शन है, तो कहीं ना कहीं पूरा 5 साल जो होता है गवर्नमेंट जो इलेक्ट होके आती है हर टाइम इलेक्शन मोड में रहती है। तो कहीं ना कहीं हर टाइम इलेक्शन मोड में रहने से क्या होता है कि उसका जो गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट इलेक्शन मोड में रहती है, इससे काम क्या होता है कहीं ना कहीं एक इलेक्शन आता है तो क्या होता है हमें पता है क्या कि इलेक्शन के डेट के अनाउंसमेंट से जब तक इलेक्शन एंड नहीं हो जाता, मतलब रिजल्ट नहीं मतलब एक सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से टिल द एंड ऑफ द इलेक्शन, तब तक मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है। अंडर द मोरल कोड ऑफ कंडक्ट गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारे लिमिटेशंस होता है कि वो ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकती है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो का जो स्टेप्स होता है, जो गवर्नमेंट का पावर होता है, गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, या गवर्नमेंट का जो फंक्शन होता है, वो इफेक्ट करता है ड्यूरिंग इलेक्शन। सेकेंड, जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है अगर वो मान लो इलेक्शन में बिजी है, तो कहीं ना कहीं वो अपना जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर होता है गवर्नमेंट के अंदर, वो उस काम को उतना इफिशिएंसी के साथ नहीं कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जिसके कारण ऑल ओवर हमारा जो कहीं ना कहीं गवर्नेंस जो कंट्री का होता है, जो पीपल जो होते हैं, सिटीजन जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं सफर करते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सटेंडेड इलेक्टोरल पीरियड, जिससे गवर्नेंस जो होता है वो इफेक्ट होता है, उसका इफिशियंसी कम होता है गवर्नेंस का हमारा। सेकेंड, कॉस्ट रिडक्शन। अगर मान लो सभी इलेक्शन एक साथ हो जा रहा है तो बार बार जो पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय करना पड़ रहा है, ईवीएम इधर से उधर ले जाना पड़ रहा है, मैन पावर लगाना पड़ रहा है, तो हमारा कहीं ना कहीं बार बार ये चीज नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार में कॉस्ट कटिंग हमारा हो जाएगा कि एक ही जगह पे है हमारा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी इलेक्शन चल रहा है इंडिया के अंदर, तो इलेक्शन होगा तो क्या होगा कि हम चाहते वोट देते, हमने दिया वोट, अगर मान लो कुछ कुछ स्टेट का क्या होता है इलेक्शन लोकसभा के इलेक्शन के साथ होता है, जैसे उड़ीसा का होगा अभी लोकसभा के इलेक्शन के साथ में, तो वहां पर जो पोलिंग बूथ होगा उस पोलिंग बूथ पे दो टाइप का वो वोटिंग होगा, एक होगा स्टेट असेंबली के लिए, एक होता होगा नेशनल गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो मैन पावर होता है वो कम हो जाता है इसमें, बिकॉज एक ही साथ आप दोनों करवा ले रहे हो, जिससे आपका कॉस्ट भी कम हो जा रहा है, मैन पावर का भी सेविंग हो रहा है, कॉस्ट भी आपका सेविंग हो रहा है, गवर्नेंस में भी, गवर्नेंस के ऊपर भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। और हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट, मतलब इंडिया के अंदर 1967 तक ऐसा चल चल रहा था, बिकॉज हमें पता है क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में इंप्लीमेंट हुआ, इलेक्शन कहीं ना कहीं उसके बाद स्टार्ट हुआ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है 1951 52 के आसपास सभी गवर्नमेंट जो है फॉर्म हुई थी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। तो कहीं ना कहीं सबका जो टाइम पीरियड था, एक्सटेंडेड पीरियड था, वो सेम चले आ रहा था 1967 के बाद तक। बट इसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट अपना मेजोरिटी खो देता है, फिर वहां इलेक्शन होता है, वो न्यू गवर्नमेंट जो आएगा वो 5 इयर्स तक वहां रहेगा, जिसके कारण ये जो टोटल जो एक साथ जो साइमल्टेनियस इलेक्शन चल रहा था, वो कहीं ना कहीं सिस्टम जो होता है मिसबैलेंस हो जाता है, और हमारा अभी का सिचुएशन लोग फेस कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि जहाँ पे हर टाइम इलेक्शन ही रहता है किसी ना किसी स्टेट का। किसी भी स्कीम के ऊपर कोई भी इनिशिएटिव के लिए, या फिर कोई भी स्कीम हो चाहे कोई भी इनिशिएटिव हो, सबसे इंपॉर्टेंट जो कुछ बातों का ध्यान रखना है वो क्या, इट वॉज लॉन्च बाय, इट इज द इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री, कौन सा मिनिस्ट्री है, या उसका ऑब्जेक्टिव कौन सा है। दीज टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट एवरी इनिशिएटिव, एवरी स्कीम। उसका मिनिस्ट्री कौन है, देन उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो द पीएम सूरज पोर्टल, नाम देख के कंफ्यूज हो सकता है क्या हम लोग कि जब पीएम सूरज पोर्टल तो कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हो सकता है, लेकिन नहीं है। इट इज द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट,
PM Suraj portal. What is the motive? It aims to offer the credit assistance to entrepreneur. The प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जन कल्याण। अब पीएम सूरज पोर्टल, इस पोर्टल का मेन मोटिव क्या है? अब क्या होता है, कंट्री के अंदर बहुत सारे टाइप के इंटरप्रेन्योर होते हैं। अब बट कुछ इंटरप्रेन्योर ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा मार्जिनलाइज और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड उनका इतना पुअर होता है, या फिर उतने मार्जिनलाइज सेक्शन से लोग आते हैं कि जो फॉर्मल चैनल होता है उनके लिए उतना इजी नहीं होता है। मतलब कहीं ना कहीं वो लोग उसमें हर्डल फेस करते हैं, उसको उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ठीक है, जो डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है। तो इस पोर्टल का मेन एम क्या है कि अगर मान लो कि आप एक पोर्टल है पीएम सूरज पोर्टल, जो हमारे डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सिटीजन है, उस पोर्टल पे जा सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और उस रजिस्ट्रेशन के थ्रू क्या होगा कि जो भी उनको फॉर्मल चैनल के थ्रू जो क्रेडिट मिलना होगा वो उनको मिलेगा। मतलब क्या, इट हेल्प इंटरप्रेन्योर इन गेटिंग क्रेडिट असिस्टेंस। बट एक बात का ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे क्या ये पोर्टल मेनली क्या काम करता है? ये पोर्टल मेनली इट फैसिलिटेट, मतलब क्या, एक टाइप से जो रजिस्टर्ड है, जो यूजर है वो रजिस्टर्ड करेंगे अपना क्रेडिट के लिए देखेंगे। सेकेंड साइड से क्या है कि जो क्रेडिट गिवर होंगे, जैसे एग्जांपल हमारे एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक हो गए हमारे, ठीक है, जो अदर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो, और को भी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्रेडिट प्रोवाइड करवाना चाहता है, तो वो सब यहाँ पर रजिस्टर्ड होते हैं। इंडिया ईएफटीए ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो रिसेंटली इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है। सबसे इंपॉर्टेंट किसके साथ साइन किया है? ईएफटीए। तो द क्वेश्चन इज व्हाट इज ईएफटीए? ईएफटीए यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। तो यूरोप के अंदर क्या है कि बहुत ग्रुप्स है, उसमें से एक इंपॉर्टेंट ग्रुप क्या है हमारा? यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। इस ग्रुप के 4 मेंबर है, मतलब यूरोप के अंदर 4 मेंबर्स ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है। इन नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, मतलब इंडिया और ईएफटीए कंट्रीज के बीच में ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसका मेन मोटिव क्या है कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना। व्हाट आर द की हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट जो ये ट्रीटी साइन हुआ है इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है? फर्स्ट, मार्केट एक्सेस। अब ये जो हमारे कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज थे, ये जो हमारे यूरोपियन कंट्रीज है ईएफटीए, ये जो 4 यूरोपियन कंट्रीज है, ये क्या है, इंडिया से कुछ इंपोर्ट इनके यहाँ होता होगा, ठीक है, और इंडिया भी इनसे कुछ इंपोर्ट करता होगा, ये भी इंडिया कुछ एक्सपोर्ट करते होंगे, इंडिया भी इनको कुछ एक्सपोर्ट करता होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, इंडिया ड्यूटी फ्री एक्सेस टू 92% ऑफ टैरिफ लाइन। मतलब क्या, ईएफटीए कंट्री जो है, इंडिया से जो इंपोर्ट आएगा, उस जो भी इंपोर्ट आता है इंडिया से, उसमें से 92% जो प्रोडक्ट होगा उसके ऊपर टैरिफ जो होगा उसने कम कर दिया है। और सेम इंडिया ने भी क्या किया है कि ईएफटीए कंट्रीज से जो भी प्रोडक्ट्स आएगा उनके 83% जो टैरिफ है वो कम कर दिया गया है। जो ईएफटीए कंट्रीज है, $100 बिलियन इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेंगे नेक्स्ट 15 ईयर्स के अंदर, जिससे कि अप्रोक्स 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स इंडिया में जनरेट होंगी। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको याद रखना आप लोग। सेकेंड, सर्विस सेक्टर। The agreement includes provision for better access of service market for both India and EFTA countries। मतलब सर्विस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए दोनों कंट्री आपस में इनिशिएटिव लेगी, दोनों एक दूसरे को स्पेस प्रोवाइड करवाएगी, डिजिटल नेटवर्क में एक टाइप से दोनों कोलैबोरेट करेगी। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एक क्या, मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करवाना, जिससे कि ईएफटीए कंट्रीज ने इंडिया के गुड्स के ऊपर 92% गुड्स के ऊपर टैरिफ लाइन को कम कर दिया है, और इंडिया ने 83% गुड्स के ऊपर टैरिफ लाइन कम कर दिया है। ईएफटीए कंट्री ने कमिट किया है क्या कि हम लोग नेक्स्ट 15 ईयर्स में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया के अंदर। अब ये जो ट्रीटी साइन हुआ है, इसका मेन फीचर्स तो हम लोगों ने देख लिया, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इससे इंडिया को क्या फायदा होगा? फर्स्ट, इंक्रीज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। अब सिंपल सा बात है क्या कि कोई भी कंट्री अगर हमारा इम्पोर्ट ड्यूटीज कम कर रही है, ईएफटीए कंट्रीज जो है, ईएफटीए कंट्रीज, इंडिया, अगर मान लो यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटीज इन्होंने हमारा कम कर दिया, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जो गुड्स है सस्ता होगा, हो जाएगा।
तो इंडिया से जो एक्सपोर्ट हो रहा है गुड्स, वो कहीं ना कहीं उसको इंक्रीज करेगा, बिकॉज इंडिया का एक्सपोर्ट इंक्रीज करेगा, बिकॉज उस कंट्री के अंदर इंडिया का जो गुड्स है उस पर टैक्स कम हो गया, तो इंडिया का जो गुड्स होगा वो कंपेरेटिवली कम प्राइस होगा पहले से, तो लोगों का डिमांड बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं इंडिया से जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज होगा, इंडिया का एक्सपोर्ट। अब इंडिया का एक्सपोर्ट अगर इंक्रीज होता है तो वो कंपनी जो इंडिया से एक्सपोर्ट कर रही है वो इंडिया में अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगी, वो कंट्री अगर प्रोडक्शन बढ़ाएगी तो इंडिया के अंदर जॉब जनरेट होगा, जॉब जनरेट होगा तो हमारा पॉवर्टी रिड्यूस होगा, और इस चेन को आप लिंक कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग के अंदर। तो पहला चीज क्या है, इट विल इंक्रीज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, बिकॉज डायरेक्टली उन्होंने कमिट किया है कि वी विल इन्वेस्ट $100 बिलियन इन नेक्स्ट 15 ईयर्स। तो इंडिया के अंदर ट्रेड इंक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, जिससे कि इंडिया का एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, इंडिया में बिजनेस बढ़ेगा, इंडिया में और इन्वेस्टमेंट आएगा, पोटेंशियल फॉर ईयू मार्केट। अब देखो बहुत सारा कंट्रीज ऐसा होता है ना कि अब जैसे ईयू कंट्रीज है, यूरोपियन यूनियंस, तो यूरोपियन यूनियन के लिए अंदर क्या है ना, स्विट्जरलैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, ठीक। अगर मान लो इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, अब सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा क्या यूरोपियन यूनियन का कॉन्सेप्ट क्या है। यूरोपियन यूनियन के अंदर 27 कंट्रीज है, इन सारे कंट्रीज ने क्या किया है कि अपना यूरोपियन यूनियन एक इकोनॉमिक यूनियन साइन किया है। इसके अंदर क्या होता है कि आसपास इन कंट्री में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ही इजिली, फ्री फ्लो ऑफ पीपल, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये इजिली होता है। तो अगर मान लो इंडिया अगर स्विट्जरलैंड के साथ ट्रीटी साइन किया, अगर मान लो कि इन फ्यूचर इंडिया अगर स्विट्जरलैंड का ट्रीटी साइन किया, स्विट्जरलैंड में अपना गुड्स इंडिया ने एक्सपोर्ट किया, तो अब स्विट्जरलैंड से वो गुड्स आराम से यूरोपियन कंट्रीज के अदर गुड्स, अदर सिटीज में या अदर कंट्रीज में जा सकता है। अगर मान लो इंडिया जो है, इंडिया इंडिया फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन का बहुत सारा कंट्री है, 27 कंट्रीज है, उसमें से मान लो एक फ्रांस है, ठीक है। अगर इंडिया डायरेक्टली फ्रांस को एक्सपोर्ट करता है तो फ्रांस के अंदर क्या होगा, इंडियन गुड्स को ऊपर जो कस्टम ड्यूटीज होता है, जो अदर ड्यूटीज होता है वो पे करना पड़ेगा इंडियन गुड्स को, तो कहीं ना कहीं जो इंडिया का जो सामान होगा एक्सपोर्ट होगा तो महंगा हो जाएगा फ्रांस के अंदर, ठीक, अगर डायरेक्टली फ्रांस को करता है तब। अब स्विट्जरलैंड जो है हमारा, वो इस ट्रीटी का एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है, क्योंकि 4 कंट्री हमने देखा था, उन 4 कंट्री में से स्विट्जरलैंड एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है। अब स्विट्जरलैंड जो है ईयू का इकोनॉमिक यूनियन का ही पार्ट है, यूरोपियन यूनियन का ही पार्ट है हमारा। तो अब क्या है, स्विट्जरलैंड आराम से वहां पे अपना ड्यूटी फ्री एक्सेस है उसके पास यूरोपियन यूनियन के अंदर। तो अगर मान लो इंडिया इंडिया जो है वो डायरेक्टली यूरोपियन यूनियन की किसी कंट्री में एक्सपोर्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल फ्रांस के अंदर, तो उसको ज्यादा पे करना पड़ेगा। लेकिन वही स्विट्जरलैंड के थ्रू अगर स्विट्जरलैंड में अपना एक्सपोर्ट करके देन वहां से वापस वो फ्रांस में भेज रहा है तो उसको ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं स्विट्जरलैंड जो इट इज अ गेटवे फॉर इंडिया टू इंटर इन द यूरोपियन मार्केट। आई रिपीट, स्विट्जरलैंड इज द पार्ट ऑफ दिस ट्रीटी एंड स्विट्जरलैंड इज द गेटवे फॉर इंडिया टू इंटर द यूरोपियन यूनियन मार्केट, जिससे कि उसका जो ड्यूटी वगैरह है उसका एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, ड्यूटी कम लगेगा उसके ऊपर। ये हमारा जो सप्लाई चेन है वो कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई होगा, जॉब्स क्रिएशन होगा। पर सब कुछ इतना अच्छा है नहीं, ग्रासेस आर नॉट ग्रीन, कुछ चैलेंजेस भी है। पहला चैलेंजेस क्या है, ट्रेड डेफिसिट, मतलब इंडिया इन सारे कंट्री के साथ क्या है, ऑलरेडी इंडिया का ट्रेड डेफिसिट चल रहा है हमारा। अब अगर मान लो हम उनके गुड्स को, अब इंडिया जो है मेनली क्या गुड्स एक्सपोर्ट करता है, इंडिया क्या गुड्स एक्सपोर्ट करता है, मेनली हम लोग एग्रीकल्चर गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं और थोड़ा मोड़ा जो मैन्युफैक्चर गुड्स होता है वो एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। बट हम जो इंपोर्ट करते हैं इन सब कंट्री से वो क्या करते हैं, वो हाईली टेक्निकल गुड्स हो जाता है, ठीक है, जो कि मशीन्स वगैरह ये हो गया। तो कंपेटिवली क्या होता है कि हमारा जो इन कंट्री के साथ क्या है, ट्रेड डेफिसिट होता है, ट्रेड डेफिसिट होता है हमारा इन कंट्री के साथ। तो अगर मान लो टैरिफ और कम हो जा रहा है तो हमारा तो ट्रेड डेफिसिट और इंक्रीज करेगा ना, बिकॉज वहां से सामान ज्यादा आएगा क्योंकि इम्पोर्टेड सामान है, भाई साहब सस्ता मिल रहा है तो कौन नहीं लेगा, सब लेगा। तो तो इन सारे कंट्रीज में हमारा ट्रेड डेफिसिट चल रहा है ऑलरेडी, तो द ट्रेड डेफिसिट विल इंक्रीज कहीं ना कहीं। अगर ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है, इफ ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज, देन हमारा जो करेंसी है उसके ऊपर भी क्या होगा कि उसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा और उसका एक कहीं ना कहीं उसका परचेजिंग पावर वो कम होगा। तो ये सब चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा हमें। सेकंड, कॉम्पिटिटिव इन ईएफटीए मार्केट्स। अब ऐसा भी नहीं कि इंडिया ने अकेले साइन किया है, चाइना ऑलरेडी साइन करके बैठा हुआ है वहां पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंडिया को वहां पर भी चाइनीज गुड्स के साथ कंपेयर कम्पीट करना पड़ेगा वहां पर भी, मार्केट को ऑक्युपाई करने के लिए। स्विट्जरलैंड के साथ भी चाइना का अच्छा वो ट्रीटी साइन हुआ, इसके कारण कि स्विट्जरलैंड के अंदर के थ्रू चाइना भी यूरोपियन मार्केट में आराम से इंटर किया हुआ है। तो इंडिया के लिए चीजें इतनी इजी है नहीं, कंपटीशन बहुत टफ फेस करना पड़ेगा इंडिया को वहां पर।
उसके बाद चैलेंजेस क्या, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज करेगा ईएफटीए कंट्रीज के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम ये रहा कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के अंदर पहला चीज तो क्या कि अगर ज्यादा एक्सपोर्ट होगा इंडिया से तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक हमारा जो कंजप्शन है उस पर असर पड़ेगा हमारा, तो कहीं ना कहीं कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। सेकंड चीज क्या है कि जो ईएफटीए कंट्रीज या डेवलप कंट्रीज है उनके अंदर क्या होता है ना, इन्वायरमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, कोडेक्स इंडेक्स, ठीक है, कोडेक्स इंडेक्स वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। मतलब क्या कि वो जैसे इंडिया में क्या होता है, पेस्टिसाइड्स का लिमिट ये हो गया, आपका फर्टिलाइजर का लिमिट ये हो गया, तो वहां पर ये सब बोल के भी इंडियन प्रोडक्ट्स को या इंडियन एग्रीकल्चर गुड्स को डिनाई किया कर सकता है, रिजेक्ट किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन है उस कंट्रीज के अंदर, उन कंट्रीज के अंदर, और टैरिफ का इशू भी है। तो अल्टीमेटली चैलेंजेस भी है, पोटेंशियल इस इन शॉर्ट ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ इसके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल्स भी इंडिया के अंदर, फॉर एग्जांपल हमारा ट्रेड बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जॉब्स क्रिएट होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इनकम होगा, पॉवर्टी रिड्यूस होगा, ये सब चीज है अच्छी अच्छी बातें। लेकिन साथ में कुछ चैलेंजेस भी है, क्या एग्जांपल, ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज हो सकता है हमारा, चाइना के साथ कंपटीशन, एक्सपोर्ट जो हम लोग कर रहे हैं एग्रीकल्चर गुड्स उसका अलग चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है हमें, उन उस कंट्रीज के रूल्स एंड रेगुलेशन एंड स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल नॉर्म्स वो फेस करना पड़ेगा। तो चैलेंजेस भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, इसलिए इंडिया को एक एक प्रोग्रेसिव एटीट्यूड के साथ, एक प्रोग्रेसिव एटीट्यूड के साथ, प्रैग्मेटिक माइंडसेट के साथ इस चीज को, इस सिचुएशन को डील करना पड़ेगा और टाइम के साथ इवॉल्व करना पड़ेगा, जिससे कि जो नीड ऑफ द नेशन है वो बेटर तरीके से सर्व हो सके और लॉन्ग टर्म में इंडिया का जो इकोनॉमी वो स्ट्रेंथन हो सके। नेक्स्ट न्यूज, ई व्हीकल पॉलिसी। रिसेंटली गवर्नमेंट ने ई व्हीकल पॉलिसी एक टाइप से लॉन्च किया है हमारा, रिसेंटली गवर्नमेंट ने ई व्हीकल पॉलिसी लॉन्च किया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो मैन्युफैक्चरिंग उसका इंक्रीज हो सके, इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो सके, इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनका प्रोडक्शन हो, जॉब्स क्रिएट हो। सेकेंड, जो इंडिया जो डिपेंडेंट करता है मोर देन 80% जो हमारा क्रूड ऑयल होता है वो दूसरे कंट्री से हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, तो उस इम्पोर्ट को, क्रूड ऑयल के इम्पोर्ट को हम लोग रिड्यूस कर सके, जिससे कि हमारा जो रेवेन्यू हो, जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी कम हो हमारा, प्लस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन भी हो सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। हाइलाइट्स ऑफ द ई व्हीकल्स पॉलिसी, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, 4,150 करोड़ का, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। मतलब एक कंपनी अगर इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करना चाहती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर तो इंडियन गवर्नमेंट उसको इंसेंटिव देगी, कस्टम ड्यूटी ऑफ करेगी 5 इयर्स तक, कॉस्ट कटिंग करेगी उसका, और भी अलग अलग बेनिफिट्स उसको देगी। लेकिन शर्त क्या है, उस कंपनी को इंडिया में मिनिमम 4,150 करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। सेकेंड चीज क्या कि बहुत बार क्या होता है ना, गवर्नमेंट एमओयू साइन कर लेती है, एमओयू साइन कर लेती है, कंपनी जो होता है गवर्नमेंट से इंसेंटिव ले लेता है, बट वो प्रोडक्शन स्टार्ट करता नहीं है, बहुत लेट लगाता है। तो गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है क्या कि इन दिस पर्टिकुलर पॉलिसी क्या कि आफ्टर साइनिंग द एमओयू या फिर जो इंसेंटिव के मतलब क्या, अपना मैन्युफैक्चरिंग सेट फैसिलिटी सेटअप करना और प्रोडक्शन 3 इयर्स के अंदर उसको अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेट करके प्रोडक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा 3 साल के अंदर, और भी अलग अलग उसको फैसिलिटी दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा उसको। मतलब क्या कि स्टार्टिंग का 3 इयर्स में आपको इंडिया से 25% प्रोडक्शन लेकर, मतलब इंडिया के अंदर डोमेस्टिक परचेज करना पड़ेगा, उसको लेके आपको वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, जो कि धीरे धीरे आपको 50% लेना पड़ेगा। मतलब क्या, ऐसा ना हो कि हमने फॉरेन कंट्रीज से जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है इंडिया के अंदर इस पॉलिसी के थ्रू, ऐसा ना हो कि इंडिया में आने के बाद वो लोग अपने कंट्री से ही सब सामान इंपोर्ट करने लगे और इंडिया बस एक गोडाउन बन के रह जाए, नहीं। इसलिए गवर्नमेंट ने इंश्योर किया क्या कि इंडिया एक गोडाउन बन के या फिर असेंबलिंग हाउस बन के ना रहे, इसीलिए एक कंपनी जो इंडिया में अलाउ होगा उसको गवर्नमेंट फैसिलिटी देगी, उसके ऊपर ये कंपलसरी है कि मिनिमम उसको 25% जो है वो बाय करना पड़ेगा डोमेस्टिक मार्केट से, इंडिया से 3 साल तक, जो जो भी उनका इक्विपमेंट्स होगा, जो भी पार्ट होगा वो इंडिया से उनको, इंडिया के अंदर भी उनको लेना पड़ेगा, जिससे कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को एक तरह से प्रमोट किया जा सके और मेक इन इंडिया का जो गवर्नमेंट का मोटिव वो पूरा हो सके। कुछ कुछ उनको एक टाइप से परमिशन हुआ क्या, अगर मान लो किसी व्हीकल्स का जो प्राइस है वो $35,000 से ज्यादा है तो उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 6,500 करोड़ तक के व्हीकल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं 1 साल में, बिकॉज इसलिए लिमिट इसलिए जरूरी है ना, बिकॉज कि कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग फिर
बाहर से इंपोर्ट करके इंडिया में बेचना स्टार्ट कर दे, तो इंडिया को एक गोडाउन तो बनाना नहीं है गवर्नमेंट को, ना ही एक असेंबलिंग हाउस बना के रखना है, इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। तो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए इंडिया को इंश्योर करना पड़ेगा कि वो जो कंपनी इंडिया में आ रही है वो इंडिया में ही प्रोडक्शन इंक्रीज करे, इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करे। तो इसलिए ये क्लॉज डाला गया इसके अंदर। और जिस जिस टर्म्स एंड कंडीशन के साथ वो इंडिया में एमओयू साइन करेगी, जिसके बाद वो बैंकों से लोन ले सकती है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो अगर मान लो वो एमओयू के अंदर कोई भी क्लॉज को अगर वायलेट करती है, तो द बैंक गारंटी विल बी इवोक इफ मैन्युफैक्चरिंग फेल टू मीट द लोकेशन टारगेट, ठीक, मिनिमम इन्वेस्टमेंट टारगेट। अगर मान लो मिनिमम इन्वेस्टमेंट टारगेट को वो कंपनी पूरा नहीं करती, फुलफिल नहीं करती है, लोकल जो डोमेस्टिक मार्केट से जो परचेज का टारगेट वो पूरा नहीं करती है, तो बैंक का जो गारंटी उसको मिला हुआ है वो इवोक कर दिया जाएगा और गवर्नमेंट भी उसके ऊपर एक्शन लेगी। जिस ये ऐसा इसलिए किया गया जिससे कि इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके, और वो कंपनी जो है इंडिया में प्रोडक्शन भी करे, प्रोडक्शन हाउस भी बनना है। रिसेंटली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने पेटीएम बैंक के ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगाया था, कुछ पेनल्टी लगाया था, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम द पेटीएम पेमेंट बैंक ने कुछ ऑब्लिगेशन जो होता है जो उनको फुलफिल करना पड़ता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर, तो उनका वायलेट किया था। तो पेटीएम बैंक ने कुछ वायलेट किया था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, इसलिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने उनके ऊपर पेनल्टी लगाया। तो वी विल सी कि ये है क्या फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। It was established in 2004 to combat मनी लॉन्ड्रिंग एंड रिलेटेड क्राइम्स। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो 2004 में स्टैब्लिश किया जाता है अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। इसका मेन काम क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग एंड रिलेटेड क्राइम्स को मॉनिटर करना, उसके ऊपर एक्शन लेना। तो ये वर्क कैसे करती है? जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर उनसे ये रिपोर्ट रिसीव करती है, उस रिपोर्ट को एनालाइज करती है, देन एनालाइज करके अपना एनालाइज रिपोर्ट जो होता है अलग अलग जो एजेंसीज होता है उसको ये फॉरवर्ड करती है, और अगर कुछ गड़बड़ इसको निकलता है तो उसके ऊपर एक्शन लेती है। और ये इंडिया को रिप्रेजेंट भी करती है इंटरनेशनल लेवल पर, जहां पे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए लिया जाता है स्टेप्स। देन नेक्स्ट न्यूज इज मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज अनाउंस इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम। ये स्कीम क्या है? मेनली ये स्कीम जो है गवर्नमेंट ने 4 मंथ के लिए लॉन्च किया है। 4 मंथ के लिए, अप्रैल से जुलाई तक की स्कीम रहेगा। इस स्कीम के अंदर मेनली क्या है कि गवर्नमेंट ने 500 करोड़ असाइन किया है। क्यों किया है? गवर्नमेंट इसके थ्रू टू व्हीलर को, टू व्हीलर और थ्री व्हीलर जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसको उसका एक टाइप से यूजेस बढ़ाने के लिए कस्टमर को इंसेंटिव प्रोवाइड करवाएगी, जिससे कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया के अंदर वो ज्यादा हो सके और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज ज्यादा हो सके, जिससे कि इंडिया का जो पॉल्यूशन लेवल है, एयर पॉल्यूशन लेवल है, वो हमारा कम हो सके, फॉसिल फ्यूल्स का हमारा रिक्वायरमेंट कम हो सके, जिससे कि हमारा एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज बच जाए, सेव हो जाए। तो इस 500 करोड़ में से जो मेजर पोर्शन है अप्रॉक्स 419 करोड़, वो डायरेक्टली इंसेंटिव दिया जाएगा कस्टमर्स को, जिससे कि वो लोग अपना स्कूटी वगैरह को कम रेट पे ले सके, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो टू व्हीलर और थ्री व्हीलर है वो कम रेट पे ले सके, और प्लस बाकी का जो पैसा है वो एक टाइप से प्रमोशन पे खर्च किया जाएगा। मतलब क्या, जो अप्रॉक्स मोर देन 99% जो पैसा है वो कहाँ खर्च होगा? इस पे, उसके इंसेंटिव देने के ऊपर। वरना बहुत सारे स्कीम्स ऐसा होता है जिसमें कि कहीं ना कहीं इंसेंटिव के लिए बहुत कम अमाउंट बचता है, लेकिन प्रमोशन में बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं उस स्कीम्स का ड्रॉबैक हो जाता है, और उस स्कीम्स के अंदर कहीं ना कहीं वो आउटपुट नहीं दे पाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है क्या इस स्कीम के साथ ऐसा ना हो, इसलिए जो मेजर पोर्शन है वो कहाँ दिया गया? डायरेक्टली इंसेंटिव देने पे खर्च किया जाएगा। और ये सिर्फ 4 मंथ्स के लिए है, अप्रैल टू जुलाई। नेक्स्ट न्यूज अबाउट मिशन दिव्यास्त्र। तो रिसेंटली उड़ीसा के अंदर हमारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है उड़ीसा के अंदर, वहां से गवर्नमेंट ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का लॉन्च किया, ये उसका टेस्ट किया। तो ये जो टेस्टिंग था, इस टेस्टिंग को एक कोड वर्ड दिया गया क्या? मिशन दिव्य शास्त्र। दिव्य शास्त्र जो है, दिव्यास्त्र जो है मिशन, वे क्या था कि ये मेनली डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा से अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल जो था उसको लॉन्च का लिए ये बनाया गया था। ये जो मिसाइल है हमारा अग्नि 5, ये क्या है? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल प्री एंट्री व्हीकल्स टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है हमारा। देख लेते हैं हम लोग क्या है।
सबसे पहले तो क्या, अग्नि 5 मिसाइल। ये अग्नि 5 इंडिया का वन ऑफ द क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा मतलब इफेक्टिव या इफिशियंसी या सबसे ज्यादा दूर तक वार करने वाला है, क्योंकि इसका जो रीच है बहुत ज्यादा है, अप्रॉक्स 5000 किलोमीटर तक इसका रीच है। इट इज ए 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन। 3 स्टेज में इसका सॉलिड फ्यूल होता है। इसका रीच कितना है, 5000 किलोमीटर तक है। और इसको इसको डीआरडीओ ने डिजाइन किया, डेवलप किया है। अब होता क्या, देखो नॉर्मली क्या होता है कि देखा हो क्या आप लोगों ने, जब भी मिसाइल लॉन्च होता है, ये मिसाइल यहाँ से मान लो कि लॉन्च हुआ, ये मिसाइल लॉन्च हुआ, ये मिसाइल लॉन्च हुआ, यहाँ पर टारगेट मान लो ये टारगेट है, ये टारगेट पे आके ये हो गया। बट क्या होता है कि एक मिसाइल एक बार में लॉन्च हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगा ना। अगर मान लो हमारा वॉर हो रहा है किसी कंट्री के साथ, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान या चाइना के साथ वॉर हो रहा है इंडिया का, और मान लो एक मिसाइल एक बार में जा रहा है, तो वो दूसरा कंट्री वो इजिली आइडेंटिफाई कर सकता है कि मिसाइल कहाँ से आ रहा है। उतना टाइम में फिर वो अपना मतलब काउंटर स्ट्राइक भी कर सकता है वो। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है ना कि बहुत सारी कंट्री ने डेवलप किया है क्या, कि ऐसा टेक्नोलॉजी जहां पर एक ही बार में मल्टीपल मिसाइल जा सके। मतलब क्या, कि अगर मान लो कि यहाँ से मिसाइल लॉन्च हो रहा है, यहाँ से मिसाइल लॉन्च हो रहा है, तो ये मिसाइल एक ही साथ में बहुत सारा मिसाइल लॉन्च हो, और वो एक ही साथ में लॉन्च होने के बाद अलग अलग टारगेट्स पे जाके गिर सके, जिससे कि जो दूसरे कंट्रीज है जिसके साथ वॉर हो रहा है उसको टाइम ना मिल पाए काउंटर अटैक करने का। ठीक है, तो हमारा जो अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल है वो इसी टेक्नोलॉजी पे आधारित है। इसी टेक्नोलॉजी के बेस पे बना हुआ है क्या, एक साथ में ये मल्टीपल टारगेट जो है वो अचीव कर सकता है। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने इंडिया एआई मिशन को अप्रूव किया है, जिसका मेन मोटिव या सिग्निफिकेंस क्या होगा कि वही इंडिया के अंदर जो एआई है उसको प्रमोट करना है। ठीक है, एआई प्रमोट करना है, जिससे कि उसका इम्प्लीमेंट बढ़ाना है, जैसे कि स्टार्ट अलग अलग फील्ड में एआई को प्रमोट करना है। फॉर एग्जांपल स्टार्टअप के अंदर प्रमोट करना है, फिर जो स्किल प्रोवाइड करवाना है लोगों को एआई के थ्रू, जिससे कि सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके। और इंडिया को एज अ ग्लोबल लीडर बनाना है एआई टेक्नोलॉजी के अंदर। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव या सिग्निफिकेंस है। की फीचर क्या क्या है, एआई कोर्सेज लॉन्च किया जाएगा अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, मास्टर लेवल पे, पीएचडी लेवल पे, जिससे कि एआई एआई के लिए इंडिया में रिसर्च हो सके, एआई के लिए इंडिया में इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके, एआई के ऊपर रिसर्च वर्क हो सके, जिससे कि इनिशिएटिव हो, हमारा स्टार्टअप डेवलप हो एआई के ऊपर, जिससे कि इंडिया के अंदर एआई डेवलपमेंट का वर्क हो, इंडिया एक सुपर पावर बने एआई के फील्ड में। जिसके लिए 1000 ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स स्टैब्लिश किया जाएगा इंडिया के अलग अलग पार्ट्स के अंदर, जहाँ पे इसके ऊपर रिसर्च किया जाएगा एआई के ऊपर। अलग अलग फील्ड के अंदर जो हमारा इंडिजिनियस मॉडल डेवलप किया जाएगा एआई का, जैसे हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर के अंदर, गवर्नेंस के अंदर एआई को इंटीग्रेट किया जाएगा। और साथ में ये भी ध्यान रखा जाएगा कि लोगों का जो प्राइवेसी वगैरह होता है वो हर्ट ना हो, और नॉन पर्सनल डेटा को ज्यादा फैसिलिटेट किया जाएगा, ज्यादा यूज किया जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या है कि एआई को यूज करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करना है, हमें डिजिटल लिटरेसी बढ़ाना है, डिजिटल फुटप्रिंट भी इंक्रीज करना है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें प्राइवेसी भी अपने सिटीजन का इंश्योर करना है। इसीलिए प्राइवेसी इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी डिजिटल स्टार्टअप या डिजिटल इनिशिएटिव। मीजल्स एंड रूबेला, तो रिसेंटली एक इंडिया रिसीव द मीजल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड फॉर इट्स एफर्ट इन मेजल एंड रूबेला डिजीज प्रिवेंशन। तो इंडिया को ये अवार्ड दिया गया है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, कि क्योंकि इंडिया ने मेजल्स और रूबेला चैंपियन को डिक्लाइन करने में, केसेस को कम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। कैसे, क्या क्या स्टेप्स लिया है इंडिया ने इन दोनों डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। इंडिया ने वैक्सीन डेवलप किया है, उन वैक्सीन को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो मिशन इंद्रधनुष है उसके अंदर इंक्लूड किया है, जिससे कि बेसिक लेवल पे बच्चों को ही मतलब स्टार्टिंग इन अर्ली स्टेज में ही उनको मेजल्स और रूबेला से बचाने के लिए उनको वैक्सीन दिया जा सके अंदर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर। अब मेजल्स क्या है, इट इज अ वायरल डिजीज। सिम्टम्स क्या होता है, कंजक्टिवाइटिस हो गया, कफ हो गया, फीवर हो गया, ये सब इसका मेनली वायरल डिजीज, जिससे निमोनिया भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, ब्रेन स्वेलिंग भी हो सकता है। इसका एक टाइप से इसका वैक्सीन भी है, जो एमएमआर वैक्सीन स्टैंड फॉर मीजल्स मम्स एंड रूबेला। सेकेंड, रूबेला, रूबेला इज ऑल्सो नोन एज जर्मन मेजल्स। ये भी एक वायरल डिजीज है, जिससे माइल्ड फीवर, हेडेक, स्पेशली क्या है डिफरेंस क्या, देखो मेजल्स और रूबेला मोर और लेस सेम टाइप का सिम्टम शो करता है, लेकिन रूबेला जो है इट इज मोर डेडली फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत ही ज्यादा उसको इफेक्ट करता है प्रेग्नेंट वुमेन।
इन प्रेग्नेंट वुमेन रूबेला कैन कॉज बर्थ डिफेक्ट जो होता है बेबीज का, उनका बर्थ डिफेक्ट लाइक एग्जांपल उनका मेमोरी, उनका हर्ट हो गया, उनका माइंड हो गया, उसको अंडर डेवलप कर सकता है, उनको डिफेक्ट कर सकता है, इससे कि बच्चों को टिफनेस हो सकता है, विजन प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। वैक्सीन सेम एमएमआर वैक्सीन। अदिति स्कीम, व्हाट इज अदिति स्कीम? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लॉन्च द अदिति स्कीम। अब इसका मेन मोटिव क्या है? अदिति स्कीम का मेन मोटिव क्या है कि डिफेंस सेक्टर के अंदर जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी होता है, जो मिसाइल्स होता है डिफेंस सिस्टम के अंदर, टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना। ठीक है। अदिति स्कीम का जो मेन मोटिव क्या है? अदिति स्कीम इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट द टेक्नोलॉजी इन द डिफेंस सेक्टर, जिससे कि इंडिया का इंपोर्ट कम हो सके, दूसरे कंट्री के ऊपर हम लोग का जो इंपोर्ट होता है डिफेंस एक्सपोर्ट वो कम हो सके, इंडिया आत्मनिर्भर बन सके डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर, प्लस इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग भी हो डिफेंस इक्विपमेंट का, जिससे कि हम लोग इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन सके। तो 30 एडवांस डिजिटल मतलब टेक्नोलॉजी के अंदर ये रिसर्च किया जाएगा इसके अंदर। ठीक है, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेज जो है उसका जो नीड के अकॉर्डिंग उनका क्या जरूरत है, उनका क्या जो हमारे इंडिजिनियस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, इंडिया के अकॉर्डिंग, इंडिया के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको क्या इक्विपमेंट चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर रिसर्च किया जाएगा। फिर उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करके वो मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ठीक है, इसका डेडिकेटेड बजट गवर्नमेंट ने 750 करोड़ का बनाया हुआ है। ठीक, कि जो भी इंडस्ट्री मान लो कि इसमें सेटअप कर दिए, गवर्नमेंट उनको अप्रोक्स 25 करोड़ तक का इंसेंटिव देगी। अब अदिति स्कीम जो है वो आईडेक्स इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस फ्रेमवर्क, मतलब क्या, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक बहुत पहले से चले आ रहा है क्या, आईडेक्स इनिशिएटिव इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस फ्रेमवर्क। इसके अंदर क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अलग अलग टाइप के जो डिफेंस इक्विपमेंट्स होती है उसके अंदर इंडियनाइजेशन प्रमोट करती है टेक्नोलॉजी के अंदर, जिससे कि इंडिया का डिपेंडेंसी कम हो दूसरे कंट्रीज के ऊपर, क्योंकि इंडिया एट प्रेजेंट कहीं ना कहीं वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है। तो उसको कम करने के लिए ये स्कीम मेनली लॉन्च किया गया है। तो इसी इनिशिएटिव के अंदर गवर्नमेंट ने आदित्य स्कीम लॉन्च किया है। टाइम फॉर बूस्टर डोज। बूस्टर डोज के अंदर हम कुछ न्यूज को ब्रीफ में देखेंगे, जो टू द पॉइंट देखेंगे, जो कि एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, आने का चांसेस भी है। फर्स्ट, एक्सरसाइज भारत शक्ति। एक्सरसाइज भारत शक्ति क्या है? देखो, टाइम टू टाइम क्या होता है कि इंडिया के जो आर्म फोर्सेज होते हैं उनके बीच में कितना कोऑर्डिनेशन है, नेवी एयरफोर्स और आर्मी के बीच में कितना कोऑर्डिनेशन है, उस कोऑर्डिनेशन को मेंटेन रखने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए टाइम टू टाइम वो लोग एक्सरसाइज करते रहते हैं आपस में। तो इस बार रिसेंटली ऐसा एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज हुआ है, कहाँ पर? पोखरण राजस्थान में। तो एक्सरसाइज भारत शक्ति इंटीग्रेटेड, इट इज इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस एक्सरसाइज हेल्ड इन पोखरण राजस्थान। देन एक्सरसाइज है एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प। exercise Tiger Trump, military exercise between India and USA held at Visakhapatnam, Andhra Pradesh. तो टाइगर ट्रम्प जो है मिलिट्री एक्सरसाइज, इट इज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, ऑपरेशन संकल्प। तो इंडियन नेवी ने रिसेंटली में इंडियन ओशियन रीजन के अंदर एक मेटाइम एक्सरसाइज इनिशिएट किया था, मतलब आप ये देखने के लिए कि इंडियन नेवी का कितना प्रिपरेशन है नहीं है, और उसके बीच में कोऑर्डिनेशन, अलग अलग जो बैटालियन होते हैं इंडियन नेवी के अंदर, अलग अलग जो ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग टाइप के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके बीच में कितना कोऑर्डिनेशन है, उस चीज को टेस्ट करने के लिए उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया था। उसी का नाम है ऑपरेशन संकल्प। It was initiated in the Indian Ocean region. Exercise Lemitai. It is between India and Siachel, held at Siachel. Exercise Cutlass Express. It is a multinational maritime exercise. कहाँ पे हुआ? सियाचल्स में ऑर्गेनाइज किया गया था ये। मतलब क्या कि एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस was sponsored and led by USA. It was held in Port Victoria, Seychelles. Next, exercise Sea Defender. So, exercise Sea Defender, it was a maritime exercise between India and USA held at Port Blair, Andaman Nicobar. प्रोजेक्ट सी बर्ड। प्रोजेक्ट सी बर्ड क्या है कि इसके अकॉर्डिंग क्या है कि इंडिया जो है एक कावर, एक प्लेस है कर्नाटका के पास, कावर कर्नाटका में एक बहुत बड़ा नेवल बेस बनाना चाहती है। तो एक इंडियन गवर्नमेंट जो है
कारावार कर्नाटका में एक नेवल बेस बना रही है। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट सी बर्ड, जिससे कि इंडियन ओशन रीजन में उसका स्ट्रांग होल्ड रह सके। एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मणा, इट इज बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया। कहाँ पे हुआ था? विशाखापट्टनम में। कोचरब आश्रम, दिस आश्रम वॉज ए न्यूज, क्योंकि इसका रिसेंटली में रिनोवेशन वर्क के बाद प्राइम मिनिस्टर ने इसका इनोग्रेशन किया था। तो कोचरब आश्रम इज important because it is the first ashram that was established by Mahatma Gandhi upon his return to India from South Africa and India। इंडिया में आने के बाद सबसे पहला जो आश्रम महात्मा गांधी ने बनाया था वो यही था, कोचरब आश्रम। इस आश्रम में सबसे पहले महात्मा गांधी ने बनाया था, और इसके बाद इस आश्रम में रहते हुए बाद में उन्होंने फिर साबरमती आश्रम बनाया। तो दिस वॉज द फर्स्ट आश्रम बाय महात्मा गांधी इन इंडिया। सी विजिल ऐप, ये सी विजिल ऐप जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, डेवलप किया है। इसका मेन मोटिव क्या है कि जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होता है या फिर इलेक्शन रिलेटेड कोई भी कंप्लेन वगैरह होता है वो आप इस पे जाके रजिस्टर कर सकते हो। तो सी विजिल ऐप बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू एनेबल सिटीजन टू रिपोर्ट वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। नेक्स्ट न्यूज इज इट इज अ न्यू रीजनल एयरलाइन रिसेंटली लॉन्च्ड, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एक्सीलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉल। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एक्सीलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय नीति आयोग विद द सपोर्ट फ्रॉम यूएनडीपी एंड यूएन। ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? जयपुर में। लार्जेस्ट कोल माइन इन एशिया, रिसेंटली छत्तीसगढ़ के अंदर हमारा एक कोल माइन है गिरवी माइंस, वो एशिया का सबसे लार्जेस्ट कोल माइन बन गया है। और ये जो कोल माइन है वो कोल इंडिया के अंदर में, मतलब क्या, छत गिरवा माइंस इन छत्तीसगढ़ इज द लार्जेस्ट कोल माइन इन एशिया। मेघन 2024, Megan 2024, it is a meteorological and oceanographic seminar organized in Kerala। मतलब ओशन रिलेटेड स्टडी को प्रमोट करने के लिए एक ऑर्गेनाइज हुआ था सेमिनार मेगन 2024। ऑपरेशन राइजिंग सन, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आता है, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने रिसेंटली में एक ऑपरेशन राइजिंग सन लॉन्च किया था। इसका मेन मोटिव क्या था कि जो भी हमारा स्मगलिंग होता है गोल्ड का इंडिया में, ठीक है, बाहर से कंट्री से स्मगल होकर इंडिया में गोल्ड आता है, उसको कंट्रोल करना है, उसको एक टाइप से आइडेंटिफाई करना है, उसको उस रैकेट को ब्रेक करना है। ये इसका मेन मोटिव था। आगरे एंड अक्षय, दिस टू टर्म वाज इन न्यूज। ये इट इज रिलेटेड टू, इट इज अ इंडियन नेवी शिप, इंडियन नेवी लॉन्चेस आगरे एंड अक्षय शिप। It is an anti-submarine operation. It is an anti-submarine ship launched by the Indian Navy. नेक्स्ट प्रोजेक्ट ओडिशा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट ने उड़ीसा के अंदर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ओडिशा, जिसका मेन मोटिव क्या होगा कि उड़ीसा के अंदर जो ग्रेजुएट होते हैं बच्चे, उनको स्किल प्रोवाइड करवाना, जिससे कि उनका जो स्किल डेवलप हो और उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके वहां पे, और वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड बन सके और उनका एम्प्लॉयमेंट में अनएम्प्लॉयमेंट वहां पे दूर हो। नेक्स्ट न्यूज इज ऑर्डर ऑफ डर्क गाइल्पो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिटेड भूटान। और भूटान में जाने का क्या हुआ कि ये नॉर्मल प्रैक्टिस क्या होता है कि जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट एक दूसरे कंट्री में जाते हैं तो हम उनको सम्मान देते हैं, उनको एक टाइप से अपने कंट्री का सम्मान देते हैं, ठीक है, अपना एक टाइप से ग्रेटिट्यूड शो करते हैं। तो सेम उसी टाइप से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब भूटान गए तो भूटान के राजा ने वहां पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ये टैग दिया, ये अवार्ड दिया एक टाइप से। शिप रूइन, ये जो शिप रूइन है, ruin term was in news. What is ruin? It is a ship, it is a Bulgarian ship which was hijacked by the pirates in Somalia, जिसको कि इंडियन नेवी ने बाद में वहां पे हाईजैकर से छुड़ाया, ठीक है, और बाद में जिसके लिए बाद में वहां के प्रेसिडेंट ने, बुल्गारिया के प्रेसिडेंट ने, लीडर्स ने इंडिया को धन्यवाद कहा या थैंक यू बोला। तो शिप रूइन इज अ बुल्गेरियन शिप जिसको कि इंडियन नेवी ने रेस्क्यू करवाया फ्रॉम सोमालियन पायरेट। नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म, नीति आयोग ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसमें के अंदर सभी स्टेट्स गवर्नमेंट को एक टाइप से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होगा उसको एक टाइप से आइडिया मिलेगा कि कौन सा स्टेट में जो प्रॉब्लम है, स्टेट का जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को कैसे डील किया जा सकता है। तो बेसिकली इसके अंदर जो होगा स्टेट्स रिलेटेड रिकमेंडेशन होगा, नीति आयोग का जो भी काम होगा, जो भी रिपोर्ट्स होगा वो अपलोडेड होगा इसके अंदर, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग उसको इम्प्लीमेंट कर सके और अपने बेस्ट मॉडल को अडॉप्ट कर सके। रिसेंटली डेमोक्रेसी समिट फॉर डेमोक्रेसी वाज लॉन्च्ड इन
summit for democracy was organized in Korea. What was the theme? The theme was democracy for future generation. So the summit for democracy, or specifically saying the third summit of democracy, was organized in Korea under the theme of democracy for future generation. कोई भी डे के ऊपर क्या होता है ना कि जो क्वेश्चन आता है, या तो उनका वो डेट पूछा जाएगा किस डेट पर है, या उसका थीम, या उसका बैकग्राउंड, ये तीन चीज ही पूछा जाता है मेनली. तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे, इट वाज सेलिब्रेटेड और इट वाज मार्क्ड ऑन 8th March. व्हाट वाज द थीम? द थीम वाज इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस. अब द क्वेश्चन ये आता है कि 8 मार्च को ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम लोग इंटरनेशनल वुमेन्स डे? 8 मार्च को हमने 8 मार्च को हम लोग इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं. क्यों करते हैं? द रीजन इज दैट 8 मार्च को रशिया के अंदर एक बहुत बड़ा स्ट्राइक हुआ था वुमेन्स के द्वारा. मतलब द वुमेन्स इन रशिया ऑर्गेनाइज्ड अ मैसिव स्ट्राइक इन 1917 ऑन 8 मार्च. इसीलिए 8 मार्च को एक टाइप से वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा सिंबल माना जाता है. इसीलिए 1975 को यूनाइटेड नेशंस ने 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने का डिसीजन लिया. सेकेंड, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट ऑन 21 मार्च. थीम फॉरेस्ट फॉर इनोवेशन एंड न्यू सॉल्यूशन फॉर बेटर वर्ल्ड. 21 मार्च को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? बिकॉज 21 मार्च 2012 को यूनाइटेड नेशंस ने इस डेट को अनाउंस किया था कि हाँ, आज से इस डेट को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट सेलिब्रेट करेंगे. 21 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको अनाउंस किया था. वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेट ऑन 23rd March. द थीम इज एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन. अब 23rd मार्च को क्यों करते हैं? बिकॉज 23rd मार्च 1950 को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन फाउंड हुआ था. वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे ऑन 24th March. थीम क्या था? यस वी कैन इन टीबी. 24th March को ही क्यों? बिकॉज ऑन 24th March 1882 रॉबर्ट कोच डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया दैट काउजेस टीबी. Day on 3rd March 2024 under the theme connecting people and planet, exploring digital innovation in wildlife conservation. अब 3rd March को ही क्यों करते हैं? बिकॉज 3rd March 1973 को कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा वाज एडॉप्टेड बाय द इंटरनेशनल IUCN. 3rd March 1973 को IUCN ने साइट्स करके एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है उसको अडॉप्ट किया था. अब ये एग्रीमेंट क्या है? इस एग्रीमेंट के अंदर बेसिकली यही बोला गया है क्या कि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं उसका ट्रेड को हम लोग मॉनिटर करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे जिससे कि उनका जो स्पीसीज है वो एक्सटेंड ना हो जाए. So that's all for this month. Thank you. थैंक यू. तो क्लास एंड होता है. आप लोग अगर कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. हम वहाँ पे आपके कमेंट्स का, कोई डाउट्स का, कोई भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस होता है तो उस पर रिप्लाई करेंगे. वी विल ट्राई टू हेल्प जिससे कि आप लोग अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकें. थैंक यू.